अस्सलाम वालेकुम। मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ मिस्टर हसनैन बदामी का, जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आई कैप काउंसिल मेंबर है करंटली, और आई कैप वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं बिग फोर और बाकी कंपनीज जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं, और एक टीचर भी हैं। टीएस भी ऑनलाइन एजुकेशन में CFF 1 और 6 की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आज इसे हम डिटेल इंटरव्यू करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू को। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा, अगर ट्रेनीज लाइफ की बात करें फर्म में, ट्रेनीज के काफ़ी इश्यूज भी होते हैं। उस तरह स्टडीज पे फोकस नहीं हो पाता, लेट सीटिंग्स होती हैं। ट्रेनी स्टूडेंट वर्क लाइफ बैलेंस को किस तरह से मेंटेन करे, और ताकि उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है फर्म में वो भी अफेक्ट ना हो और उसकी स्टडीज भी अफेक्ट ना हो, हम्म। तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ट्रेनीज जो है ना, वो मैंने अपनी अपनी ट्रेनी लाइफ में भी और एज अ मैनेजर मैंने काम किया था ईवाई में। सो मैंने दो तरह के लोग देखे हैं। एक तो वो होता है जो कि बिल्कुल अपनी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करता है और काम को बिल्कुल भी दूर कर देता है। दूसरा ट्रेनी वो होता है जो कि अपने काम पे फोकस करता है, लोगों को मेंटोर भी करेगा, लोगों से बातें भी करेगा, काम के ऊपर टाइम भी लगाएगा, एक्स्ट्रा आवर्स भी करेगा, बट एट द सेम टाइम उसके पेपर्स का स्टेटस। अभी मैं इनफैक्ट अभी रास्ते में बात कर रहा था तो एक स्टूडेंट से, तो उसने मुझे बताया कि एक पेपर पास हुआ है, पूरी आर्टिकल गुजर गई है। अब ना ये दो तरह के लोग होते हैं बेसिकली। और इन दोनों तरह के एक्सट्रीम्स के अंदर सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन जो है वो इसके दरमियान में कहीं है। और आपको बैलेंस आउट करना होता है चीज़ों को, यानी आप काम के ऊपर भी फोकस करते हैं और आप जो है वो एट द सेम टाइम यू ऑल्सो मेक श्योर कि आपके पेपर्स भी पास हो रहे हों, बिकॉज इवेंचुअली पहले वाला जो कि सिर्फ पेपर पास करके बैठा हुआ है, उसकी नेटवर्किंग, उसके रिलेशनशिप्स फर्म के अंदर मैटर नहीं कर, वो इतने इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे। और जिसकी वजह से इवेंचुअली जब वो पेपर पास कर लेगा, उसके बाद जब जॉब ढूंढने के लिए लोगों से बात करेगा तो वो लोग उसको लिफ्ट नहीं कराएंगे। तो ये एक बड़ा मसला होता है। जो दूसरा बंदा है जिसने सिर्फ उसके ऊपर फोकस किया है, जहाँ पे उसने काम पे फोकस किया है, तो वो जब भी जाएगा जॉब मार्केट में, तो वो एलिजिबिलिटी उसकी होगी नहीं, बिकॉज उसने क्वालिफाई नहीं किया है उन बड़ी जॉब्स के लिए। तो जाहिर है आपको कहीं ना कहीं देखना होता है। अच्छा, अब आपको चॉइसेस लेनी होती हैं असल में फर्म्स के अंदर, कि आपकी चॉइसेस क्या होंगी। जब आप देर आर सिचुएशंस जहाँ पे अगर आप काम के दरमियान में जब मारा मारी हो रही है, या फर्म के अंदर जो है वो आग लगी हुई है और रिपोर्ट साइनिंग की बातें हो रही हैं, सीनियर मैनेजर भी फर्म क्लाइंट पे आया हुआ है, वहाँ पे डेफिनेटली इट मेक्स मोर सेंस टू इन्वेस्ट मोर आवर्स, बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी। देखिए, दो चीज़ें मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट नोट की है ज़िंदगी में। अगर आप अपनी इस्टेब्लिश कर लेना वो क्रेडिबिलिटी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि अगर आपने अपनी फर्म के अंदर ये रेपुटेशन बिल्डअप करनी होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आप क्रेडिबल आदमी हैं, यानी आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कोई। जो क्रेडिबिलिटी है ना, जिसको हम एक और भी लफ्ज है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी यू हैव एन एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस, यू अंडरस्टैंड व्हाट द सिचुएशन इज। तो ये क्रेडिबिलिटी आप स्टैब्लिश करते हैं, ना सिर्फ अपने ऊपर वालों के साथ बल्कि नीचे वालों के साथ भी करते हैं। तो एक तो ये कि आपने वो एक बड़ा थिन फाइन लाइन होती है कि जहाँ पे आपने कहाँ पे आपने काम को मना करना है और पेपर पे फोकस करना है, क्लासेस लेनी है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, और कहाँ पे आपने पढ़ाई को मना करना है और आपने काम पे फोकस करना है। यानी वो सिचुएशन सीजन आते हैं। मसला क्या होता है, आप काम करने के टाइम पे काम कर पाते हैं, जब पेपर का टाइम आता है तो फिर वो इतना टाइम लगाते हैं हम मूड बनाने के अंदर कि हम अब मूड बनाएंगे, किताबें उठाएंगे। उसमें जो स्लैक पीरियड होता है जिसमें काम नहीं होता, वो निकल जाता है, उसके बाद दोबारा नया सीजन आ जाता है। तो ये थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस आउट करना, और डिस्ट्रैक्शंस भी डेफिनेटली बहुत हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा रिलेशनशिप्स पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सीनियर होते थे सैयद सज्जाद, वो मेरे पहले क्लाइंट के सीनियर थे। उन्होंने बड़ी बेहतरीन बात की थी, वो मुझे अभी तक याद है और मैंने उसको फॉलो भी किया। वो कहते रहे कि यार अगर आप किसी 3.5 साल की 3 साल की आर्टिकल्स अगर आप कर रहे हैं और आप जिस भी क्लाइंट पे जाते हैं, तो वो क्लाइंट में कोई एक बंदा ऐसा होना चाहिए कि जब आप उसको फ़ोन करके क्लाइंट के बाद एक टाइम के बाद जब फ़ोन करें, तो वो ये ना बोले कि यार कौन हसनैन। ठीक है, तो वो जानता हो कि यार तुम कौन थे, क्या था। सो यू मस्ट इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स ताकि लोग आपको याद रखें। और राइट। 3.5 साल में आपको 7 years का नेटवर्क मिलता है, यानी 3.5 ईयर्स ऊपर के लोग
और 3.5 ईयर्स नीचे के लोग जो आपके जूनियर्स भी होते हैं, तो ये 7 ईयर्स का नेटवर्क है, इसको आप बिल्डअप करते हैं। चले सर, ये तो मुझे क्लियर हो गया, बट एक स्टूडेंट आर्टिकल्स में अपना सारा टाइम इन्वेस्ट करता रहा काम पे, उसने कोताही की, उस तरह से स्टडीज को टाइम नहीं दी, और वो दोबारा हम्म। चाहता है कि मैं एजुकेशन की तरफ आऊं, तो किस तरह से क्या स्टेप्स होंगे? बकायदा मैं एक इंटरव्यू भी कर चुका हूँ, एक मुदस्सिर थे, स्टूडेंट थे, तो उन्होंने भी ऐसे ही किया कि आर्टिकल्स में ज्यादा टाइम वो अपने काम को देते रहे, बट आर्टिकल्स के बाद उन्होंने प्लान किया स्टडी को, और अकॉर्डिंगली उन्होंने 1.5 से 2 साल में क्वालिफाई कर लिया। तो आप क्या हम्म। समझते हैं, अगर पाकिस्तानी कल्चर को देखें, फर्म्स को देखें, जॉब नेचर को देखें, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखें, तो किस तरह से वो बैक आ सकता है और अपनी क्वालिफिकेशन की तरफ चल सकता है? देखिए, एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जिसको आप कहते हैं माइंडसेट। ठीक है। मुझे याद है जब मैंने इंटरमीडिएट अपना हैदराबाद से किया, तो मैं फिर कराची आया था पढ़ने के लिए। तो मैंने एक ओरिएंटेशन रखी थी अपने माइंड की, एक कि यार मैं, अगर मुझे पेपर मुझे ना पहली अटेम्प्ट में ही पास करना है, उसकी वजह ये है कि मुझे दोबारा से नहीं पढ़नी है किताब। ठीक है। और दूसरी मैंने ओरिएंटेशन बनाई थी अपने जहन के अंदर, जो एक ओरिएंटेशन की थी, वो ये की थी कि इफ आई हैव एनीथिंग दैट आई हैव विद मी, इफ आई कैन इन्वेस्ट इन माई स्टडीज, तो जितना भी मेरे पास टाइम है वो सारा मैं लगाऊंगा ईमानदारी के साथ, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखते हुए। तो मुझे ये उम्मीद थी कि मैंने अपनी पूरी एफर्ट कर दी। ठीक है। तो ये दो ओरिएंटेशन मेरी थी कि यार मुझे ये करना है। और प्लस मैंने इनफैक्ट एक और भी काम किया था जो मुझे याद है अपने इसमें, कि एक और में मैंने माइंड बनाया था माइंड सेट कि यार अगर मैं पहली अटेम्प्ट के अंदर अपना कैफ या मॉड्यूल डी होता रहा उस जमाने में, कैफ नहीं निकाल पाऊँ, तो फिर मैं वापस चले आऊंगा हैदराबाद। तो मैंने अपने ऊपर ना एक थोड़ी सी एक स्ट्रिक्ट एक्सट्रीम पोजीशन रखी हुई थी। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा होता कि अगर मेरा पेपर रुक जाता तो मैं चले जाता हैदराबाद, लेकिन बहरहाल एक वो होता है ना कि यार इसको ब्रेक करना अपने आप से, जो है ना, वो बेवफाई करने वाली बात होती है। तो बेसिकली जब आप फैसला करते हैं ना कि मुझे पेपर पास करना है, तो उसके बाद फिर आपको पता लग जाता है कि आपने पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है। वो स्टेप्स तो सबको मालूम ही होते हैं कि यार या तो आप किसी ना किसी टीचर के पास जाते हैं, आप कोई एक कोर्स प्रॉपर तरीके से लेते हैं, चाहे किसी से भी लेते हैं, लेकिन आप एक तरीके से लेते हैं। फिर देन यू मेक श्योर कि आप जो स्टडी टेक्स्ट है आई कैप की, उसके ऊपर फोकस करते हैं, देन मेक श्योर करते हैं अगर कोई स्टैंडर्ड ड्रिवन कोई सब्जेक्ट है जैसे ऑडिट है या रिपोर्टिंग है, तो स्टैंडर्ड्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं पास पेपर्स की। यही कुछ चीज़ें हैं जो आप करते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। असल जो चीज़ चेंज होती है ना, वो चेंज ये होती है कि मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैंने अब पास करना है। ये बहुत अहम है। वो फैसला अगर आप कर बैठते हैं, तो फिर आपकी तमाम तर डेली रूटीन के डिसीजन इम्पैक्ट करते हैं। यानी आप फिर मूवी नहीं देखेंगे, फिर आप बंद करेंगे मूवी, या फिर आप 1.5 घंटा सोशल मीडिया पर ज़ाया नहीं करेंगे, फिर आप उसको बंद करेंगे। और उसके बाद फिर आप बोलेंगे नहीं यार, ये 1 घंटा में किसी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। राइट। तो वो जो डिसीजन है ना, वो डिसीजन इम्पैक्ट करते हैं माइंडसेट से। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी अगर हम खास तौर पे बात करें, तो आप इसका फ्यूचर किस तरह से देखते हैं? और अगर हम खास तौर पे अकाउंटेंसी की बात करें, क्योंकि इसमें काफी फील्ड्स आ जाती हैं, टैक्सेशन, ईआरपी, मैं यहाँ पे खास तौर पे अकाउंटेंट्स की बात करूँ। देखिए, मुझे लगता है कि अभी अकाउंटेंसी का फ्यूचर जो है ना, वो बड़ा इवॉल्व कर रहा है। यानी अगर आप देखें, जो सस्टेनेबिलिटी का एक एरिया है, जो बड़ी पूरी फील्ड खुल रही है हमारे लिए, ठीक है, बल्कि हमारे लिए नहीं, बहुत सारे और प्रोफेशनल्स के लिए भी खुल रही है, कि अकाउंटेंट्स और जो का जो काम होता है ना, वो बेसिकली ट्रस्ट को इनेबल करना होता है, प्रोवाइड करना होता है। ठीक है। यानी एक तबका माशरे का, जो बिजनेस का मैनेजमेंट का जो तबका है, उसके ऊपर अवाम और रेगुलेटर और सोसाइटी, जो कि उसके स्टेक होल्डर्स हैं, वो उसके ऊपर भरोसा करें। ये हमारा काम है। ठीक है। और हम ये जो भरोसे वाला काम है ना, जब तक इंसान है वो रहेगा। ठीक है। और ये मैंने बहुत ही ब्रॉडर और एब्स्ट्रैक्ट बात की है, बट इसमें आई एम श्योर जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो फिर हम क्या बात करते हैं कि यार एक कंपनी जिसका सस्टेनेबिलिटी का जो फुटप्रिंट है वो क्या है, क्या कितना नुकसान पहुंच रहा है प्लैनेट को, या कितना फायदा पहुंच रहा है, कितने इमिशंस हैं और क्या है। इसमें जहाँ पे टेक्निकल लोगों का काम आएगा, वहाँ पे अकाउंटेंट का भी काम आएगा, बिकॉज उसने ही इस चीज़ को इंडोर्स करना है कि हाँ ये बात सही है या नहीं है। तो अश्योरेंस जहाँ पे पहले नंबर्स की थी, वहाँ पे अब इस तरह के एरियाज की भी अश्योरेंस आना शुरू हो जाएगी, और हो गई है इनफैक्ट। वो ऐसी बात ही नहीं है कि अब नहीं हो रही। फिर आपका ज्यादातर रोल जो है वो आपका इनसाइट्स, और मुझे लगता है कंसल्टिंग इज समथिंग जो कि बड़ी
मुझे वैसे पसंद भी है कंसल्टिंग, और कंसल्टिंग इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी दैट इज गोइंग टू रिमेन एंड ऑफ कोर्स ग्रो इन फ्यूचर एज वेल, क्योंकि वहां पे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप वो मैकेनिकल काम नहीं कर रहे, आप रिपोर्टिंग जो है और रिपोर्ट्स की बेसिस के ऊपर कुछ फर्दर एनालिसिस कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई ना कोई इनसाइट दे रहे हैं। सो आई थिंक वो जो इनसाइट्स वाला काम है, जो रीजन आउट करने वाला काम है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला काम है लार्जली, जो अश्योरेंस वाला काम है जहाँ पे आप अश्योरेंस दे रहे होंगे, ऑफ कोर्स स्टाफ भी कट होगा, टेक्नोलॉजी भी आएगी, ऑटोमेशन भी होगी, बट द सेम टाइम वो जो एक दिमाग और वो जहन ऊपर रहेगा जो कि इनसाइट्स और कनेक्शंस बनाएगा, मैपिंग करेगा, प्लस सिस्टम्स थिंकिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लुक एट हाउ द सिस्टम्स ग्लोबली आर वर्किंग, और उन सिस्टम्स के अंदर इंटरवेंशन करना, चेंज लेके आना, दैट इज ऑल्सो वेरी समथिंग जहाँ पे अकाउंटेंट्स बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं मेरे ख्याल में। राइट। अच्छा सर, आप मेंबर बने आईपीएई का, तो इसके बारे में भी बताइए कि इसमें आपका क्या रोल होगा, या जो इंटरनेशनल बॉडी है उसका रोल क्या है, कि हमें ज्यादातर उसके बारे में नहीं पता। राना उस्मान साहब भी उसमें आए थे, और आप भी, आपकी भी अपॉइंटमेंट हुई, तो काइंडली उसके बारे में बताइए। राना उस्मान साहब बेसिकली एक और दूसरी आसियान जो कि एक डिफरेंट फोरम है, उसके वो मेंबर बने। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड ऑल अदर मेंबर्स जो कि ग्लोबल बॉडीज के हिस्सा बन रहे हैं। वी हैव अ वेरी स्मॉल अकाउंटिंग कम्युनिटी, जो चार्ट अकाउंटेंट कम्युनिटी आई कैप की, और 12-13 हज़ार हमारे मेंबर्स हैं। और ग्लोबली इट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, जो 6 लाख तकरीबन चार्ट अकाउंटेंट्स हैं, आईसीडब्ल्यू के भी, आईसीआई के भी। बट आईफैक के अंदर हमारा वी आर ऑलमोस्ट इन एवरी कमिटी, एवरी फोरम, नॉट इवन आईसीआई इज इन एवरी फोरम। ठीक है, तो वो 2.5 लाख मेंबर्स हैं, हम 12-13 हज़ार मेंबर्स हैं, बट वी आर इन एवरी फोरम। सो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज द फर्स्ट टाइम somebody is representing an IPAE, इंटरनेशनल पैनल ऑन अकाउंटेंसी एजुकेशन। आईफैक का एक ग्रुप है जो कि बेसिकली आईफैक के जो ग्लोबल अकाउंटेंसी के जो एजेंडा है उसमें इसको सपोर्ट करता है। आईफैक का एक बोर्ड भी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आल्सो हैव अ बोर्ड मेंबर फ्रॉम पाकिस्तान, खलीलुल्लाह शेख साहब, आर फॉर्मर प्रेसिडेंट। सो बहरहाल, तो इसका जो काम होता है वो ओवरऑल जितने भी प्रोफेशनल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे लाइक आई कैप, आईसीआई, या दूसरी जो अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूट्स जिसको आप कहते हैं में, तो इनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सपोर्ट करता है। प्लस अकाउंटेंसी एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको डेफिनेटली वो ओवर द पीरियड इवॉल्व करता है, डेवलप करता है, लोगों से, स्टेक होल्डर से बात करता है। अकाउंटेंसी एजुकेशन का जो नया रोल है, ठीक है, इन द लाइट ऑफ न्यू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड द वर्ल्ड, उस रोल को भी डिफाइन करता है। एंड बेस्ड ऑन दैट एवरी इंस्टीट्यूट, एवरी प्रोफेशनल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन गेट्स अफेक्टेड। अफेक्टेड से मुराद ये है कि ऑफ कोर्स उसका इन्फ्लुएंस आता है, बिकॉज वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जिसको इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं। तो उनकी बेसिस के ऊपर करिकुलम दुनिया भर के जो अकाउंटेंसी के हैं वो उसका एक इन्फ्लुएंस आता है। बिकॉज आईफैक इज अ ग्लोबल अथॉरिटी इन अकाउंटेंसी एजुकेशन एंड अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड्स। तो वो एक, तो इसमें 22 ममालिक के अरकान हैं, मेंबर्स हैं। उसमें से पाकिस्तान से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट मंथ, जनवरी 2024, जिससे हमारे टर्म स्टार्ट हुआ है 3 साल का। सो इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे हम रोल को डिफाइन करना है, सो वेरी फंडामेंटल टू अकाउंटेंसी एजुकेशन। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि सर देखिए, अगर लाहौर की हम बात करें, तो यहाँ पे 4 5 6 अटेम्प्ट्स वाले स्टूडेंट को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है फॉर्म में जाने के लिए, जब वो कैफ क्वालिफाई कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड, कराची के बारे में हम सुनते हैं कि अगर वहाँ पे 4 5 6 अटेम्प्ट्स होंगी, तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज जल्दी मिल जाती हैं बड़ी फर्म्स में। तो यहाँ पे आपकी क्या टेक होगी? देखिए, ये तो ग्लोबल फिनोमेना है ना कि बड़े शहर में, या लाहौर ऑफ कोर्स वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट अगर आप देखें, कंपेयर करें, आपके पास हैदराबाद में, मुल्तान में डिफरेंट कम फर्म्स हैं, तो वहाँ पे यही फिनोमेना लाहौर और मुल्तान में भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे भी नजर आएगा। सो इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना। आपके जहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन बड़े शहर होते हैं वहाँ पे बड़े मौके होते हैं, और जाहिर है फिर लोग मुख्तलिफ शहरों से आते भी उस तरफ ही हैं, उसकी वजह यही होती है कि मौके ज़्यादा होते हैं। तो ये तो एक चीज़ है, और ये मार्केट ड्रिवन है।
ज़ाहिर है इसमें मार्केट जितनी तरीके से डेवलप होगी, कैपेसिटी बिल्डअप होगी, बिजनेस बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, उस तरीके से फर्म्स भी ग्रो करेंगी और उसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। तो ये तो एक फिनोमिना है which is reality, I think. राइट। और इसमें अगर हम कॉस्ट वाइज एनालिसिस कर लें, क्योंकि आप कराची से हैं, तो ये ज्यादा आप ही ज्यादा बेहतर इसमें बता सकते हैं कि अगर कोई बंदा लाहौर से या किसी और सिटी से मूव करना चाहे फॉर आर्टिकलशिप पर्पस, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, डिसीजंस तो डेफिनेटली है। आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मूव फ्रॉम लाहौर टू कराची, जो उनका डिफरेंट फर्म्स में यहाँ पे हो गया, बड़ी वेदर फर्म्स में यहाँ पे हो गया, तो उसकी वजह से वो यहाँ पे आए। तो ज़ाहिर है इसमें तो वो तो मैंने तो खुद जो है वो जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था तो मेरे पेरेंट्स तो हैदराबाद में थे, तो मैंने 1 साल गुजारा है वो हॉस्टल लाइफ। तो वहाँ पे हम रहते थे 4-5 लड़कों के साथ, और वो किराए पे भी आप होते हैं तो कॉस्ट होती है, फिर खाना पीना ये वो सब चीज़ें। बट देन आई फाइनेंस माई ओन एजुकेशन बाय 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 टीचिंग स्टूडेंट्स। तो ये एक स्ट्रगल का एक हिस्सा होता है जो कि आप, और दैट मेक्स यू एक्चुअली स्ट्रॉन्गर, आई थिंक। मेरे ख्याल में तो मेरी तो जिंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम वो था। मैं आर्टिकल्स करने के लिए कराची में था, बट हर वीकेंड पे जाता था हैदराबाद, वहाँ पे पढ़ाता भी था, फिर मैं वापस आता था मंडे मॉर्निंग। सो ये तमाम तर, सो आई एम श्योर हर बंदे की ज़िंदगी में एक अलग लेवल ऑफ हार्डशिप होती है, और वो आपको फिर याद भी रहती है और आपको बेहतर भी बनाती है। राइट। चलिए सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपना एक्सपीरियंसेस शेयर की। वंस अगेन थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपसे हम जरूर कॉन्टैक्ट करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।